मॉर्निंग स्टूडेंट, BABSC सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने कल बात की थी नागा की, सही है, बीच में रह गया था अपना एक दो टॉपिक पे अपन ने बात की थी निवास क्षेत्र की। कहाँ रहते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में। कह सकते हैं कि हम नागालैंड के आसपास वाले जितने भी क्षेत्र हैं, मणिपुर, मिजोरम, असम, इन सभी जो राज्य हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और नाग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? संस्कृत भाषा के नग से नग का अर्थ होता है पर्वत, और ऐसी जो जनजाति जो पर्वतों पर निवास करती है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार उसकी व्याख्या की है। और उसके बाद हमने बात की थी इनकी अर्थव्यवस्था की, कि इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो होता है कृषि, दूसरा पशुपालन और तीसरा आखेट। ये लोग कृषि करते हैं। जिस समय ये लोग कृषि करते हैं उस समय ये आखेट या शिकार करने का कार्य नहीं करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? कुटीर उद्योग स्थापित करते हैं। और इस जो जनजाति की जो मुख्य क्रियाएं हैं उसमें आखेट, मछली पालन, कृषि कार्य, ये सभी इनकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं। अब बात करते हैं कि जो ये लोग होते हैं, जो नागा होते हैं, ये आखेट में प्रवीण होते हैं, अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं? ये शिकार का कार्य करते हैं। कुछ हथियारों का उपयोग भी करते हैं, दाव है, तीर कमान है, भाला है, और इनका जो सर्वप्रिय जो हथियार है वो है दाव, सही है। उस दाव का उपयोग करते हैं और उससे क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ये लोग तीर के आगे विष भी लगा लेते हैं, जिसके माध्यम से भी क्या करते हैं? शिकार करते हैं। कोई बड़ा जानवर है उसका शिकार आसानी से कर लेते हैं। और इस क्षेत्र की विशेषता भी मैंने आपको बताई थी कि वर्षा अधिक होती है, इसलिए बहुत सारे जीव जंतु और कीड़े मकोड़े, जहरीले जानवर पाए जाते हैं, और इसमें हिंसक पशु भी पाए जाते हैं। ये लोग उनका भी आसानी से शिकार कर लेते हैं। बात आती है कि इनके जो आखेट के नियम हैं वो सभी नागा उनका पालन करते हैं। कि जैसे जब ये लोग खेती का कार्य करते हैं तो उस समय किसी भी प्रकार का शिकार नहीं करते हैं। और दूसरा इन्होंने बताया, यदि कोई शिकार गांव की किसी दूसरे गांव की सीमा में घुस जाता है तो उस पर उन सभी का अधिकार सम्मिलित रूप से पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कृषि। आज हम बात करेंगे कृषि की। देखिए क्या है, जहाँ पहाड़ी ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि की जाती है, और इस कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो स्थानांतरणशील कृषि होती है उसमें क्या होता है, कोई भी भाग होता है, मान लीजिए कोई भी मैदान है, उस पर पेड़ पौधे उगे हैं, तो क्या करते हैं? उन पेड़ पौधों को साफ कर लिया जाता है या जंगल में आग लगा दी जाती है, और फिर उनको काटकर भूमि को समतल बना लिया जाता है। फिर 2 या 3 वर्षों तक क्या करते हैं? उस पर फसल का उत्पादन करते हैं। लेकिन जैसे ही भूमि पर फसल का उत्पादन होना कम हो जाता है, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर ये लोग चले जाते हैं। 2-3 वर्षों तक फिर उस दूसरी जगह पर क्या करते हैं? फसलों का उत्पादन करते हैं। तो पहले वाली जो भूमि थी उस पर क्या होता है? तो छोटी छोटी झाड़ियाँ उगाती है, और उस समय तक वापस उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। फिर वापस से पहले वाले स्थान पे आ जाते हैं और वहाँ पर खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर 2-3 साल बाद वापस दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जो जगह होती है उसको स्थानांतरण करते रहते हैं, उसके स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं। इसलिए नाम क्या पड़ा? स्थानांतरणशील कृषि, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। और इस कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि कहते हैं? झूमिंग कृषि, सही है। ये वनों को काट कर जलाकर। अब आप दूसरे स्थान पे चले गए तो पहले वाला जो स्थान होता है उस पे क्या होते हैं? छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह उगाती हैं। 3 या 4 साल तक जब हम उस भूमि को परती के रूप में छोड़ते हैं तो उस पर क्या होती हैं? छोटी छोटी झाड़ियाँ उगाती हैं। जैसे ही वापस उस स्थान पे आते हैं तो उसको ज़मीन को साफ कर लिया जाता है, और उसके बाद विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये लोग क्या होते हैं? सीढ़ीदार खेत भी बनाते हैं, सीढ़ीदार खेत भी बनाते हैं, क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्र है, ज़मीन का अभाव है, मैदान छोटे रूप में पाए जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? गहरी घाटियाँ या ऊंचे पहाड़, पठारी, इस प्रकार का अधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो जहाँ भी इनको समतल जगह मिलती है वहाँ पर ये सीढ़ीदार खेत भी बना लेते हैं, उस पर भी विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि
जो सीढ़ीदार खेत हैं ये दो प्रकार से इनकी सहायता करते हैं। एक तो अपर्दन कार्य को रोकते हैं और दूसरा जो कटाव होता है उसको रोकते हैं। एक तो भूमि कटाव को रोकते हैं और एक अपर्दन। अपर्दन होता है किसी वस्तु का कटाव होना, तो उससे क्या होता है जो इनके खेत होते हैं वो सीमित हो जाते हैं, कह सकते हैं कि उनका आकार धीरे धीरे छोटा नहीं होता है। और दूसरा इन्होंने कहा, और ये लोग क्या करते हैं कि फसलों की सिंचाई के लिए तालाब तथा नहरों का भी प्रयोग करते हैं। अब तालाब है, पहाड़ी क्षेत्र है, कोई भी गहरा स्थान मिल गया, वहाँ पर जल भर जाता है तो तालाब की उत्पत्ति हो जाती है, तालाब बन जाता है। उस तालाब से ये लोग क्या करते हैं, सिंचाई का कार्य भी करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए ज़मीन में वो पानी नहीं जाता है, उस इनके पास संरक्षित रह जाता है। और नहरों और तालाब के माध्यम से क्या करते हैं, ये लोग सिंचाई का कार्य करते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा ये लोग बाग भी लगाते हैं। बाग बगीचे होते हैं ना, क्या कार्य करते हैं, बाग लगाने का कार्य भी करते हैं। संतरा है, सेब है, नाशपाती है, चाय है, इन सभी का ये लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। इनके बाग लगाते हैं, सेब लगा लिया इन्होंने, संतरा लगा लिया, नाशपाती लगा लिया और चाय, इन सब के ये लोग क्या लगाते हैं, बागान लगाते हैं, बाग लगाते हैं। और इसके साथ ये लोग क्या करते हैं, एक इनकी जो मुख्य फसल है वो है पहाड़ी धान। धान होता है, क्या होता है, चावल। धान किसको बोलते हैं हम, चावल को बोलते हैं। धान किसको बोलेंगे, चावल को। तो जहाँ भी उपयुक्त दशा इनको प्राप्त होती हैं वहाँ पर ये पहाड़ी धान की खेती करते हैं। पहाड़ी धान इसलिए कहते हैं, चावल की खेती करते हैं ये, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है इसलिए नाम क्या पड़ा, पहाड़ी धान। और इन्होंने कहा कि चाय जो जंगली झाड़ी होती है उसके रूप में मिलती है, और कुछ मात्रा में ये लोग क्या करते हैं, कपास का उत्पादन भी करते हैं। कपास से कपड़ा भी बनाते हैं, मोटा कपड़ा बनाते हैं और उसी को अपने कहते हैं कि वस्त्र बनाने में काम में लेते हैं। तो इनकी जो खेती है किस प्रकार की है, स्थानांतरणशील कृषि है। इस क्षेत्र में उसको किस नाम से जानते हैं, झूमिंग कृषि के नाम से उसको जाना जाता है। वनों को काटकर उस जगह को साफ कर लिया जाता है, फिर उस पर खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेत भी बनाते हैं, मिट्टी का कटाव रोकने में, और कह सकते हैं कि मृदा अपरदन का कटाव रोकने में क्या होती है, सहायक होती है। दूसरा होते हैं कि यहाँ पर जो सिंपल जो समतल मैदान होते हैं उनका अभाव पाया जाता है। तो सीढ़ीदार खेत होते हैं तो जिसके माध्यम से क्या होते हैं, इनके जो समतल मैदान है वो स्थिर हो जाते हैं, वो धीरे धीरे छोटे नहीं होते हैं। और बाग लगाते हैं, सेब, संतरा, चाय, और ये पहाड़ी धान है इसकी ये लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, धान होता है, धान किसको बोलते हैं हम, धान बोलते हैं चावल को, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगाया जाता है इसलिए नाम क्या पड़ा, पहाड़ी धान, सही है। और नहरों और तालाबों के माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, सिंचाई कार्य करते हैं। तो ये थी नागा की कृषि व्यवस्था की। इन लोगों में कृषि की व्यवस्था किस प्रकार की पाई जाती है, आगे हम बात करेंगे। अब कृषि है, कृषि से हमें क्या प्राप्त होगा, इन्होंने कहा कि कपास भी बोई जाती है। कौन सी फसल का उत्पादन किया, कि कपास भी बोई जाती है। अब हम सभी जानते हैं कि कपास क्या काम आती है, वस्त्र बनाने के काम आती है। क्या बोलते हैं, कपास। अब ये लोग क्या करते हैं, कुटीर उद्योग लगाते हैं, सही है। कौन से उद्योग लगाते हैं, कुटीर उद्योग लगाते हैं। अलग अलग इनके जो उपवर्ग पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या लगाते हैं, कुटीर उद्योग लगाते हैं। और इस कपास से कैसा कपड़ा बनाते हैं, मोटा कपड़ा बनाते हैं। कैसा कपड़ा बनाते हैं, मोटा कपड़ा बनाते हैं। और उद्योग धंधों में धागों से कपड़ा बनाने का, पहले धागे बनाते हैं, धागे से क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, लेकिन कपड़ा कैसा होता है, थोड़ा सा मोटा पाया जाता है। दूसरा इन्होंने कहा छोटे छोटे हरखदे भी होते हैं, हाथ से कार्य करने वाले कुटीर उद्योग जिसको हम बोल सकते हैं। और उसके माध्यम से क्या की जाती है, कपड़े की बुनाई की जाती है। और जो कपड़ा होता है किस प्रकार का होता है, मोटा होता है। लेकिन यह धंधा सभी नागाओं में प्रचलित नहीं है, कि सारे नागा कपड़ा बनाने का कार्य नहीं करते हैं। कुछ नागा हैं जो कपड़ा बनाने का कार्य करते हैं और उसका कपड़े से वस्त्र भी तैयार करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि जो नागा जनजाति है उसमें श्रम विभाजन उसका कठोरता से पालन किया जाता है। श्रम विभाजन का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति, देखिए, कपास के उद्योग लगाते हैं, सूत काटते हैं, कपड़ा बनाते हैं, धागा बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, और कह सकते हैं चटाइयाँ बनाते हैं। और लोहे, जो लोहार होता है लोहे का कार्य करता है। और
कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का काम निश्चित है, उसको वही काम करना पड़ता है। ठीक है, लोहार है लोहे का काम करेगा, सुनार है सोने का काम करेगा। तो इसको बोलते हैं, क्या कहेंगे हम, कि श्रम विभाजन पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो लोहार होता है उसको गांव में बड़े आदर भाव की दृष्टि से देखा जाता है, सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि जितने भी यंत्र बनाने होते हैं वो कौन बनाता है, लोहार बनाता है, इसलिए सभी उसको आदर सम्मान के भाव से देखते हैं। और प्रत्येक गांव का अपना एक अलग रहता है और प्रत्येक गांव की अपनी व्यवस्था भी इस प्रकार से अलग चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, अब जो नागा होते हैं, देखिए क्या होता है, तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, क्या करते हैं ये लोग, इनसे मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। करते किससे हैं, जाल से, टोकरी से, भाले से, इन सब की सहायता से करते हैं। आपको पता है मछली किससे पकड़ोगे, जाल से, टोकरों से, टोकरी से और किससे, भाले से। सी क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों की सहायता से मछली पालन या मछली पकड़ने का कार्य ये लोग करते हैं। दूसरा बात आती है कि जो तालाब और नदियाँ होती हैं उनमें मछली आती हैं, ताज़े जल की जो मछलियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं, और ये लोग कुछ समय के लिए या कुछ मात्रा में मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। बात आती है कि इनके जो अधिवास होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, मानव अधिवास। देखिए अधिवास क्या होता है, मनुष्य के रहने का स्थान। अधिवास क्या होता है, मनुष्य के रहने का स्थान। अब किस प्रकार के हैं ये लोग, भाई नागा हैं, घूमते फिरते भी रहते हैं एक जगह, कृषि भी करते हैं। तो इनके जो अधिवास हैं देखिए किस प्रकार के हैं। ये लोग कहाँ निवास करते हैं, पहाड़ी भागों में निवास करते हैं। अब पहाड़ी भागों में निवास करते हैं तो मकान किसको बनाकर, पहाड़ को काट कर भी मकान बना लेते हैं ये लोग। दूसरा, पहाड़ी ढालों पर ये जो जनजाति है वो क्या कार्य करती है, कृषि का कार्य करती है। बताया था ना, सीढ़ीदार खेत बनाते हैं समतल भूमि को करके, तो ये लोग क्या करते हैं, कृषि का कार्य भी करने लगते हैं। गाँव बसाने के लिए नागा लोग कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। देखिए मनुष्य की जहाँ मूलभूत आवश्यकता होती हैं, कंप्लीट होती हैं, पूर्ति होती है, वहीं मनुष्य रहना स्वीकार करता है। अब जहाँ जल की आपूर्ति होती है, अब नागा लोग खेती के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, पीने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, तो अपने जो निवास स्थान बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, जल के समीप। और ऐसे क्षेत्र में बनाएंगे जहाँ आसपास खेती करने के लिए क्या हो, जमीन हो, सही है, जल उपलब्ध हो और खेती के लिए समतल भूमि हो। तो वहाँ पर ये लोग क्या बना लेते हैं, अपने निवास स्थान बना लेते हैं। कह सकते हैं कि अपना गांव बसा लेते हैं। और एक गांव में 200 से 300 तक क्या होते हैं, घर होते हैं। और इनके जो मकान होते हैं 2-2 छतों के बने होते हैं। मकान में 2 दरवाजे होते हैं, बड़ा दरवाज़ा आगे की तरफ और एक छोटा दरवाज़ा पीछे की तरफ, कि कोई जंगली जानवर वगैरह कोई आक्रमण कर दे तो बचाव के लिए इस प्रकार से वो घरों में 2 दरवाजे रखते हैं। और जो धनी जो नागा होते हैं, अमीर जो नागा होते हैं, वो भेड़ के सींग और जो भी चीज़ें होते हैं अपने घर के दरवाज़ों के आगे लगा लेते हैं, अपनी प्रतिष्ठा का उसको प्रतीक मानते हैं। और दरवाज़ों पर ये जो नागा होते हैं बालों वाली खाल को भी लटका लेते हैं, शेर बाघ जो भी मिल गया उसकी खाल को दरवाजे पर लटका लेते हैं। यह चीज़ किसका प्रतीक है, उनकी वीरता का प्रतीक है। जिस स्थान पर नागा लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, एक वर्ताकार ईंटों का बना हुआ कह सकते हैं ईंटों का बना हुआ घर होता है। और एक देखिए इस जो नागा हैं इसमें भी क्या पाई जाती हैं, उपजातियाँ पाई जाती हैं। एक मारम नागा हैं, कौन से नागा हैं, मारम। ये लोग कभी भी पश्चिम दिशा की ओर अपना घर नहीं बनाते हैं, घर का दरवाज़ा नहीं बनाते हैं, ठीक है। इन लोगों की ये विशेषता है। जो मारम नागा हैं उनके घर के दरवाजे पश्चिम दिशा में नहीं मिलते हैं। और रीज़न भी बताया है क्यों, क्योंकि पश्चिम से जो हवा आती है वो कैसी आती है, ठंडी हवा आती है, इसलिए ये लोग पश्चिम की तरफ अपने घरों का दरवाज़ा नहीं रखते हैं। अब घर भी हो गया जी, अब किसकी बात करेंगे, वेशभूषा की, ठीक है, कि वेशभूषा में क्या है। देखिए भिन्न भिन्न नागा वर्ग हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। कपड़ों का चयन उनकी उपलब्धि और मुखिया के आदेश के अनुसार होता है। जैसा मुखिया कहेगा वैसे ही आदेश का उनको क्या करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। शरीर पर शेर, चीते आदि के चित्र गुदवाने का भी, टैटू बनवाने का भी रिवाज है इनके, कि हाँ अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए ये लोग अपने शरीर पर क्या करते हैं, टैटू बनवाते हैं। या हम शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं कि चित्र गुदवाने का कार्य भी ये लोग करते हैं।
देखिए ये चित्र गुदवाने वाली परंपरा हमारे वर्तमान समय में हमने इसको आधुनिकता से जोड़ दिया है, लेकिन ये लोग प्राचीन समय से इस परंपरा का क्या करते आ रहे हैं, निर्वहन करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जो गाड़ियाँ लोहार होते हैं उनके शरीर पर जगह जगह कोई मोर या कुछ इस प्रकार, या जो महिलाएं होती हैं उनके हाथ पर उनके पति का नाम, इस प्रकार से जो ये परंपरा है प्राचीन समय से चलती आ रही है। लेकिन अब बस लिखने का क्या होगा, तरीके में अंतर पाया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, चित्र गुदवाने का कार्य भी करते हैं। शेर है, बाघ है, उसके चित्र गुदवाते हैं। और मेलों और त्योहारों पर के समय जितने भी सभी व्यक्ति अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और जो नागा होते हैं सिर पर सींग और पक्षियों के पंख लगाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि हाँ, ये लोग सिर पर सींग और जो पक्षी होते हैं उनके पंख बांधते हैं। और जो महिलाएं होती है कोडी और मूंगे और मोतियों की माला पहनती हैं। कोडी, मूंगे और मोतियों की माला पहनती है। अब देखिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, नदियों में आती हैं। नदी आती है ना, आपने देखा होगा, कोडी भी आते हैं उसमें, मूंगे भी आते हैं, मोती भी आते हैं। नदी के साथ अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती है, उसके साथ ये सारी चीज़ें मिलती है। आपने देखा होगा कि घर के सामने बजरी वजरी आती है तो उसमें गोल गोल पत्थर, मूंगे, बजरी, ये सारी चीज़ें आती हैं। और वो लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं और महिलाएं अपने इन मोतियों की माला बनाती है और इनको कह सकते हैं कि अपने श्रृंगार में इनको शामिल करती है। बहुत से जो नागा लोग होते हैं सिर पे टोपी पहनते हैं, और टोपी किसकी होती है, पशुओं के बालों की बनी होती है। और ये लोग बेल पत्तों से बनाई हुई टोपी का भी प्रयोग कर लेते हैं। बात करते हैं किसकी, भोजन की। देखिए जो जैसा क्षेत्र होता है, जहाँ जो उपलब्ध होता है, उसी को पहनावे में श्रृंगार के रूप में या खान पान के रूप में हम उन्हीं चीज़ों का उपयोग करते हैं। अब इनके पास श्रृंगार के लिए क्या है, नदी है, नदी में जो भी मिल रहा है ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं, सजाने में काम। अब पक्षियों के पंख हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे होते थे वो छोटे छोटे कलरफुल जो पंख होते थे बुक्स के अंदर रखते थे, वो लोग क्या करते थे, अपने माथे पर सजा लेते थे सुंदर लगने के लिए, और उसी प्रकार से सींग का उपयोग करते थे। वो लोग क्या रहता था, जो नागा हैं वो उनकी संपन्नता या उनके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। अब देखिए जो नागा हैं इनका भोजन की अगर हम बात करें, भोजन में क्या खाएंगे, मैंने क्या कहा था, चावल, पहाड़ी धान जो बोते हैं, सही है। और धान को मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं, चावल। तो जो चीज़ इनके यहाँ पैदा होती है खाने में भी उसी को ये लोग शामिल करते हैं। तो जो नागा हैं उनका मुख्य भोजन क्या है, चावल है। और परंतु चावल अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं करते हैं ये लोग। शिकार तथा जंगल से जितना भी कंदमूल फल जो भी प्राप्त होता है, क्या करते हैं, उस कंदमूल को अपने भोजन में शामिल करते हैं। और अनेक बातों का भोजन के संबंध में नागाओं में निषेध भी होता है। ये जो प्रथाएं हैं नागाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली प्रथाएं हैं। एक जो मारम नागा होते हैं वो सूअर नहीं पालते। जो मारम नागा हैं, देखिए एक विशेषता और आई थी कि ये लोग पश्चिम की तरफ अपने घरों का दरवाज़ा नहीं रखते क्योंकि उधर से ठंडी हवा आती है। दूसरी इनकी विशेषता है कि ये लोग किसको नहीं पालते, सूअर को नहीं पालते हैं, ठीक है। और एक दूसरे और नागा होते हैं, और नागा का नाम है टेंगरखुल नागा। टेंगरखुल नागा, ये लोग क्या करते हैं, ये बकरी नहीं पालते हैं। ये लोग बकरी नहीं पालते हैं और उसके दूध का उपयोग भी नहीं करते हैं, या कह सकते हैं दूध का उपयोग नहीं करते हैं इसलिए बकरी भी नहीं पालते हैं। अब बात आती है कि इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वह किस प्रकार की पाई जाती है। देखिए नागा एक नहीं है, उसमें भी अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, उपवर्ग पाए जाते हैं। जैसे मारम है, टेंगरखुल है, तो अलग अलग इनकी क्या पाई जाती हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जो मारम है ये सूअर नहीं पालते हैं, और जो टेंगरखुल नागा हैं वो बकरी पालन का कार्य नहीं करते हैं, और दूध का उपयोग भी ये लोग नहीं करते हैं, अपने भोजन में दूध का उपयोग नहीं करते हैं। अब बात आती है कि सामाजिक व्यवस्था इन लोगों की किस प्रकार की पाई जाती है। सामाजिक व्यवस्था कि समाज की व्यवस्था किस प्रकार की है। देखिए सामाजिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा कह सकते हैं, या सम्मिलित परिवार प्रथा। किसकी बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था की, सही है। सामाजिक व्यवस्था में क्या होती है, सम्मिलित जो परिवार प्रथा है वह पाई जाती है इन लोगों में। और ये लोग क्या करते हैं, कृषि कार्यों में महिलाएं भी पुरुषों का हाथ बटाती हैं, जो भी कार्य करते हैं मिलजुल कर करते हैं। शिकार का कार्य पुरुष करते हैं, महिलाएं घर का कार्य करती हैं।
और प्रत्येक गांव का क्या होता है, एक मुखिया होता है, और मुखिया ही जो गांव का मुखिया होता है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ठीक है, कई बार वह उनके वस्त्रों का चयन भी करता है, शिकार, उन सारी व्यवस्थाओं में मुख्य स्थान किसका पाया जाता है, मुखिया का होता है। और मुखिया क्या कार्य करता है, परिवार या जो समूह होते हैं उसके झगड़ों का निपटारा भी कौन करता है, मुखिया करता है। और दूसरा एक बात आती है कि जो नागा समूह होते हैं प्रत्येक समूह की अपनी बोली और अपनी पोशाक होती है। सही है, एक जो समूह उसकी अपनी बोली और जो दूसरा समूह होता है दोनों की बोली में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, और इनकी अपनी पोशाक होती है जिससे ये इनको अलग से पहचाना जा सकता है। और कह सकते हैं कि नागा जो समूह होते हैं इनके पारस्परिक जो झगड़े होते हैं उनका एक लंबा इतिहास है, और ऐसा माना जाता है कि ये लोग किस में रहते हैं, समूह में रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और जिस प्रकार से अन्य जातियों में उपजातियां पाई जाती हैं, नागा में भी क्या पाई जाती हैं, उपजातियां या उपगोत्र पाए जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, एक उपगोत्र के लोग एक निश्चित क्षेत्र में नहीं रहते बल्कि बिखरे हुए रूप में पाए जाते हैं, इसलिए एक गांव में 2 या 3 उपगोत्र के लोग पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि एक गोत्र है तो एक साथ नहीं मिलेगा, वो बिखरे हुए रूप में मिलेगा। और यही कारण है कि जो भी गांव होते हैं उसमें 2 या 3 गोत्र आसानी से मिल जाते हैं। और नागा जो लोग होते हैं समूह में रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते रहते हैं और एक दूसरे को उपहार देने की प्रथा भी इन लोगों में चलती रहती है, जो इनके सामूहिक सौहार्द्र का परिचायक है। कि हाँ ठीक है, एक दूसरे को बहुत अधिक मानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रेम पूर्वक भेंट भी ये लोग देते रहते हैं। जो नागा हैं उसमें एक युवा ग्रह होता है, सही है, युवा ग्रह, उसको बोलते हैं मोरंग। क्या बोलते हैं, मोरंग। देखिए इसमें क्या होता है, जब मोरंग में जितने भी कवारे लड़के लड़कियां होती हैं वो रहते हैं, और नाच गाने का, नृत्य वगैरह भी चलता रहता है। वहाँ इनको शिक्षा भी दी जाती है, सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और इसके अलावा इनको शौर्य और पराक्रम का परीक्षण भी दिया जाता है। उस समय क्या करते हैं, देखिए इस मोरंग की भी कई अवस्थाएं बताई हैं कि जब बच्चा 6 या 7 वर्ष का होता है तो वह मोरंग जाना प्रारंभ कर देता है। और जो मोरंग है उसके नियम कठोर हैं, कह सकते हैं कि सभी को अनुशासन में रहना पड़ता है, जो कोई भी अनुशासन में नहीं रहता उसको दंडित किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, जब बच्चा 6 या 7 वर्ष का होता है तो उसको मोरंग जाना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। हम कह सकते हैं कि युवा गृह जाना प्रारंभ कर देता है, वहाँ उसकी शिक्षा की भी व्यवस्था होती है। जब बच्चा 6 या 7 साल का होता है उस समय क्या होता है, अपरिपक्व होता है। क्या होता है, अपरिपक्व, कह सकते हैं कि तैयार नहीं होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो उस समय जो होता है उसको बोलते हैं नौजवारी होरी। नौजवारी होरी एक नाम दिया गया है कि जब बालक 6 या 7 वर्ष की आयु का होता है तो उस समय अपरिपक्व बालक होता है, तो उसको नाम क्या देंगे, नौजवारी होरी। कि इस समय बालक क्या होता है, अपरिपक्व होता है, इसलिए नाम क्या दिया उसको, नौजवारी होरी। और जब बालक 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 6 या 7 में 3 और जोड़ दीजिए, 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है, उसके बाद वह परिपक्व बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं तुकई बाहोरी। तुकई बाहोरी अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। ये प्रथम अवस्था है जब 6 या 7 साल का बालक होता है, कह सकते हैं बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता, बालक क्या होता है, अपरिपक्व होता है, जिसको बोलते हैं नौजवारी होरी। और 3 साल बाद जब बालक थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है उसको बोलते हैं तुकई बाहोरी। और ऐसा माना जाता है कि मोरंग एक पाठशाला होने के साथ साथ मनोरंजन का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, नवयुवकों का को जो नवयुवक होते हैं उनका एक बड़ा सा समूह होता है, मनोरंजन स्थापित करने के साथ साथ आपस में उनमें सामंजस्य भी स्थापित किया जाता है। और इस समय उनको युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो युवा हैं उनको युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और कोई भी व्यक्ति, इनको अनुशासन का पालन करना पड़ता है, कोई भी व्यक्ति जब अनुशासनहीनता करता है तो उसको दंडित किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो मोरंग होते हैं किसी भी गांव या किसी भी कबीले की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यह जो मोरंग जितना अधिक सुसंगठित और व्यवस्थित पाया जाता है उसी अनुसार उस गांव का कह सकते हैं प्रतिष्ठा, उसी प्रकार से उस गांव की प्रतिष्ठा मानी जाती है। इन्होंने कहा कि जो
इसमें जो विवाह होते हैं वो समगोत्रीय नहीं होते हैं, दूसरे समूह में किए जाते हैं, समगोत्रीय विवाह इसमें नहीं होते हैं। इसमें इन युवाओं को शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है और अनुशासनहीनता पर उनको दंडित भी किया जाता है। अब बात आती है कि जो नागा होते हैं इन लोगों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं पाया जाता है। जो नागा जो जनजाति है इसमें बाल विवाह का प्रचलन नहीं पाया जाता है। जब बालक 25 वर्ष के आसपास हो जाता है तब उसका विवाह किया जाता है और उस समय क्या होता है, वह अपने माँ बाप से अपना अलग घर बनाकर रहता है। और समगोत्रीय विवाह क्या होते हैं, इनके वर्जित होते हैं। समगोत्रीय का अर्थ होता है समान गोत्र में विवाह नहीं हो सकते, तो वर्जित पाया जाता है। ऐसे इसमें क्या करते हैं, इनका विवाह 25 वर्ष की आयु में किया जाता है। ये अपने माँ बाप से अलग रहते हैं और जो मोरंग होती है उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। और वर्तमान समय में क्या हो रहा है, ये लोग ईसाई जो मिशनरी है उनका इन लोगों पर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण बहुत से नागाओं ने ईसाई धर्म को भी ग्रहण कर लिया। और यही कारण है कि ये लोग क्या करते हैं, ईसाई धर्म ग्रहण करने के अलावा वर्तमान जो आधुनिक सभ्यता है उसके भी प्रभाव में ये लोग आ गए धीरे धीरे। आपको पता है कि जो ईसाई मिशनरी हैं शिक्षा के लिए उनको जाना जाता था, अपने धर्म का प्रचार प्लस में अंग्रेजी शिक्षा के महत्व के बारे में। तो ये लोग धीरे धीरे ईसाई कुछ जो नागा हैं उन्होंने ईसाई जो मिशनरी हैं उनके प्रभाव में आकर और ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया है। आगे बात आती हैं, जो नागा होते हैं नृत्य के प्रति इनकी विशेष रुचि होती है, नाच गाने वाले होते हैं और विशेष रूप से इनका एक नृत्य होता है मूठ नृत्य। मूठ नृत्य इनके नृत्य का नाम है, ये सही है, लोकप्रिय है, नाचते गाते रहते हैं। और ये लोग बांस और लकड़ी की बहुत सारी वस्तुएं भी बनाते हैं, बांस के बर्तन, मग, लकड़ी के बर्तन। और विवाह के समय ये लोग क्या करते हैं, दावत और नृत्य करते हैं। और इसमें क्या होती है, जिस भी लड़की का विवाह होता है लड़के वालों द्वारा लड़की को कुछ दहेज या कुछ गिफ्ट दिया जाता है। और दूसरी अगर बात करें, ये लोग जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रकृति के बहुत अधिक नज़दीक रहने के कारण ये लोग क्या करते हैं, जादू टोनों में भी विश्वास करते हैं, देवी देवताओं में भी विश्वास करते हैं। जब फसल में उत्पादन कम होता है तो उसका भी किसको मानते हैं कारण, कि भगवान नाराज है इसलिए क्या हुआ, इस बार फसल का उत्पादन कम हुआ, सही है। और दूसरा इन लोगों का मानना है कि आपदाओं से बचने के लिए देवी देवताओं की ये लोग क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इनकी शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार का कार्य किया गया। और इसी के अतिरिक्त जो इनका जो सामाजिक परिवेश है उसमें भी धीरे धीरे क्या आया है, बदलाव आया है। तो ये थी हमारी नागा जनजाति। 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मोरंग क्या होता है, युवा गृह होते हैं जिसमें युवा बालकों को रखा जाता है, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अकॉर्डिंग छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा कि मोरंग क्या है बताइए, युवा गृह है, घर है, खेत है, 2-4 ऑप्शन आ जाएंगे या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि मोरंग क्या है, सही है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 प्रकार से बांटे इन्होंने, एक नौजवारी होरी, एक तुकई बाहोरी। नौजवाई होरी में बालक अपरिपक्व होता है, 6 या 7 वर्ष की आयु का होता है, 3 वर्ष बाद उसको तुकई बाहोरी में शामिल कर लेते हैं जब बालक में कुछ बुद्धि का विकास हो जाता है। सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है, युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। और 25 वर्ष की आयु में समगोत्रीय विवाह इनके वर्जित होते हैं, अलग गोत्र में विवाह किया जाता है, माँ बाप से अलग इनको रहना पड़ता है। तो हर समाज की अपनी एक अलग व्यवस्था पाई जाती है, उसी प्रकार से इन नागाओं की भी अपनी अलग व्यवस्था पाई जाती है। ईसाई मिशनरी जो आए थे वो शिक्षा का प्रचार करने आए थे और अपने धर्म, ईसाई जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करने आए थे। तो जैसे ही भारत में भी आए थे, कब आए थे, अंग्रेज़ों के समय में। आपके जितने भी मिशनरी स्कूल हैं वो सभी उन्हीं की देन है। तो ये लोग क्या थे, इन लोगों के संपर्क में आए और जो नागा हैं वो क्या हुए, उनकी शिक्षा से, उनके रहन सहन से प्रभावित हुए और बहुत सारे जो नागा हैं उन्होंने क्या किया, उस ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया और जिसके कारण धीरे धीरे उनका जो सामाजिक जीवन है वह बदल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का क्वेश्चन सुनिए। कल वाला बताया था मैंने, नागाओं का अर्थ किससे उत्पत्ति हुई थी, कमेंट करके बता देना। वो मोरंग क्या है, तो ये बताएंगे आप मुझे क्या है कि मोरंग क्या है। और थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, पीछे वाला पढ़ा है नहीं पढ़ा है,
ताकि वो नहीं भूल जाओ आप। सही है। प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिए थे, इसका बताओगे आप मुझे कमेंट करके कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया था। और कल एक क्वेश्चन और बताया होगा मैंने आपको, कल क्या क्वेश्चन बताया था, सबसे पहले था ना कोई क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा था। 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत अनुसूचित या आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासी जनजातियों की जनसंख्या का कितने प्रतिशत या कितने करोड़ भारत में रहते हैं। ठीक है, कमेंट करके मुझे रिप्लाई करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।